नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त आज फिर से एक शानदार प्रैक्टिस सेशन रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। ठीक है दोस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझने हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे के हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये सारा का सारा प्रैक्टिस सेशन आप अच्छे से देख रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको हर एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्त, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एसएससी जो भी हो। ठीक है दोस्त, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमारे हर जगह वही रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। दोस्त पहला क्वेश्चन हमारा करा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों समरूप हैं। ठीक है दोस्त, समरूप त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी और समरूप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोस्त दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप दिए हुए हैं और उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, देखिए इतना क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक करना मतलब शुरू हो जाना चाहिए कि क्या क्या पूछ सकता है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, यही होता है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की स्ट्रेटजी, कितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसके जो है आगे के प्रोसेस आपको दिमाग में आने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो जैसे उसने बोला क्षेत्रफल के बारे में उसने बताया, आपको दिमाग में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि ये ट्रायंगल समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी। उनकी भुजाओं का जो है रेशियो, भुजाओं के स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो हमारा क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है दोस्त, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे उसी के बारे में बात करो। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है और AD और PT क्रम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन जो भुजाओं पे अप्लाई करते हैं वही माध्यिका भी कर देते हैं, वही लंब भी कर देते हैं। ठीक है दोस्त, वो सारी की सारी कंडीशन जो है लागू हो जाती हैं उन्हीं पे। ठीक है दोस्त, तो इसमें कह रहा है कि क्या दिए और AD और PT क्रम से ABC और PQR की माध्यिका, AD और PT माध्यिकाएं दे दी है, PT की लंबाई दे दी है 10.8। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 दिया हुआ है और PQR का दिया हुआ हमारा 91, PQR का जो है 64 दिया हुआ है, सॉरी ABC का 64 दिया हुआ है, PQR का 91। देखिए तुरंत हमको पता चल जाना चाहिए कि जो PQR की माध्यिका है जो भी होगी, ठीक है, मीडियन की अगर बात करें, मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR और नीचे मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, इनके जो स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्त, इनके जो स्क्वायर का रेशियो होगा वही हमारा इनके क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको लिख के समझाने के लिए जो है आपको लिख के बता दे रहा हूँ, वरना अगर आप इसको नहीं लिखेंगे ना तो भी आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसका क्षेत्रफल दे दिया उसने, PQR का दिया हुआ 64 और सॉरी PQR का दिया है 81 और ABC का दिया हुआ है 64। मतलब ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आप इसको ओरली कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये मीडियंस का स्क्वायर दिया हुआ है, अगर इनकी मीडियन की बात करेंगे, इनकी PQR की मीडियन दी हुई कितनी, PT, और ABC की कितनी दी हुई है AD। ठीक है दोस्त, PT दी हुई है इसकी और इसकी दी हुई है AD, यानी PT का स्क्वायर अपन AD का स्क्वायर है दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, 81/64। तो अगर इनका PT अपन AD निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 9:64। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे PT की वैल्यू दे दिया उसने, कितनी दे दिया है 10.8। हमको AD की वैल्यू पता करना है, सॉरी ये 64 नहीं 8 हो जाएगा, 9/8। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये 9 की वैल्यू कितनी है 10.8, यानी कि कितना हो गया 12 नहीं है 108, यानी कि 1.2 टाइम्स। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब AD की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी, ये इस 8 में किसका गुणा करेंगे 1.2 का, तो 12×8 = 96, यानी 9.6। ठीक है दोस्त, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी दोस्त। इससे ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना था ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। जैसे उसने बताया PT और AD, ठीक है, ये माध्यिकाएं, हमको पता चल गया कि माध्यिका हमारा इक्वल टू क्या होता है, जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है उसका रूट स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, या तो इसका स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है क्षेत्रफल का रेशियो, अगर डायरेक्ट इसका रेशियो लिख रहे हैं तो इनका क्या देंगे, रूट के अंदर लिखते हैं क्षेत्रफल के रेशियो को। ठीक है दोस्त, तो अगर हम 81/64 सॉरी हाँ 81/64 लिखेंगे तो उसको डायरेक्ट हम रूट के बाहर जब निकाल के लिखेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा हमारा 9:8। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे PT की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी 10.8। ठीक है, यानी कि इस 9 की वैल्यू 1.2 टाइम्स कर दिया है, तो इस 8 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2 टाइम्स। ठीक है दोस्त, यानी 12×8 = 96।
और 1 अंक के बाद दशमलव तो हमारा कितना हो जाएगा 9.6। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। यानी कि एक लाइन का क्वेश्चन था, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का टाइम लगना था इसमें आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना है सोल्यूशन में। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। ठीक है दोस्त, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देना चाहिए। देखिए बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, मैं कहूँगा क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन दोस्त। सॉरी, जो लोग इसको ध्यान से नहीं समझेगा तुरंत इसका सोल्यूशन जो है जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा पेन उठाएगा और जो है सोल्यूशन स्टार्ट कर देगा इसका। ठीक है दोस्त, जो एक बार में इसको पकड़ लेगा ध्यान से, जिसने क्वेश्चन को पढ़ा वो सीधे टिक मारेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन हमारा ये सीजीएल का है, प्री का। ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं कि सब इधर उधर के क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, और अच्छे अच्छे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में जो है पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, तो ये देखिए क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसने बोला कि मुद्रित मूल्य पर 21%, या मुद्रित मूल्य होता है हमारा अंकित मूल्य। ठीक है दोस्त, कह रहा है अंकित मूल्य पर 21% की छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। यानी कि जो उसका अंकित मूल्य है उस पर 21% की छूट दे दिया, उसके बाद भी उसको 21% का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्त, लेकिन क्या हमको एक्चुअल में इस कहानी की जरूरत है जो उसने बताया? जरूरत है। देखिए आगे क्या पूछा, उसने पूछा क्या है कि लाभ होता है तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है हमको। भैया उसने जब ऑलरेडी बता दिया कि पुस्तक को जब बेचा जा रहा है तो 21% का लाभ हो रहा है, अगर वो क्रय मूल्य से 21% बढ़ा के बेचेंगे तभी तो 21% का लाभ होगा। क्या ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है? बस इतना सही इसमें लॉजिक पकड़ना था। अगर क्रय मूल्य हमारा 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 121, 121। ठीक है दोस्त, तो उनका रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 100:121। ये सीपी और ये एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। यानी एक लाइन में आपको क्वेश्चन, एक लाइन के आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम लगेगा आपको। क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे, टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा कि यदि x + 1/x = 4 दिया हुआ है और x पावर 5 + 1/x की पावर 5 की हमको वैल्यू बताना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, और लगभग सभी स्टूडेंट कर भी लेते हैं, 90% तो कर ही ले जाते हैं, लेकिन किसी का एक बार में आता है, किसी का 2 बार में आता है, किसी को ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है दोस्त, तो हमको इसको टाइमली कैसे सॉल्व करना है। देखिए उसमें क्वेश्चन में दे दिया है x, किसकी वैल्यू दी है, हाँ x + 1/x की ही दी है। x + 1/x = दे दिया है उसने 4। ठीक है दोस्त, और पूछा क्या है हमसे, इसकी पावर 5 में पूछा है। अब देखिए डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को देखते ही हमको तुरंत दिमाग में बात आ जाना चाहिए कि ये एक बार में तो हम 5 नहीं पहुंच सकते, पावर 5 नहीं पहुंच सकते। ठीक है दोस्त, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। एक बार हमको क्या निकालना पड़ेगा x² + 1/x², और दूसरी बार क्या निकालना पड़ेगा x³ + 1/x³। और उन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे दोस्त तो क्या आएगा हमारा x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा में क्या बच जाता है हमारा, ये हो जाएगा x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, और एक्स्ट्रा में जो बच जाता है दोस्त वो बच जाता है हमारा x + 1/x। ठीक है दोस्त, तो ये जो भी वैल्यू आती है उसमें, इधर जो भी वैल्यू आती है उसमें x + 1/x, यानी कि ये 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्त, ये कैसे आता है देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसको दो बार 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे इसको, कैसा x² + 1/x², इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है दोस्त, जो भी आएगी, फिर x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू निकालेंगे 2। ठीक है, अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्त, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा ये प्लस ये। ठीक है दोस्त, इतना आएगा प्लस ये बच जाएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन उसके लिए हमको इधर इनकी दोनों को वैल्यू पता होनी चाहिए, किसकी, x² + 1/x² की और x³ + 1/x³ की। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये वैल्यू क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप मुश्किल से 2 सेकंड का टाइम लगेगा आपको, 2 सेकंड इसमें 2 सेकंड इसमें। कैसे, देखिए x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती है हमारी,
के, अगर सपोज ये के दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसको के माने तो के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है दोस्त, यानी कि 16 के स्क्वायर माइनस 2 दोस्त ये क्या हो जाएगा 14, ठीक है दोस्त। वैसे क्यूब की वैल्यू क्या होती है के क्यूब माइनस 3k, ठीक है मेरे भाई। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 और 3 के कितना हो जाएगा 12, 64 माइनस 12 दोस्त कितना हो जाएगा 52, ठीक है मेरे भाई। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? यानी 14 और 52, ठीक है, इनकी अलग अलग वैल्यू हमको पता चल गई 14 और 52, ठीक है दोस्त। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, ठीक है, तो इधर भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 14 इंटू 52, यानी कि दोस्त इधर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी 14 इंटू 52 ऐसे आ जाएगी, ठीक है दोस्त। अब देखिए ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें ये वैल्यू उधर जाएगी, घटेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है दोस्त 4, इसका मान कितना दिया हुआ है 4, तो ये 4 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो देखिए इसको आप अगर कोशिश करेंगे, अगर आप कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहते हैं तो देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 दूनी 8, और 8 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, अगर दिया हो 4 केवल एक ही ऑप्शन में हो तो उससे भी टिक मार सकते हैं, कोई बात, सॉरी इसमें जो है आप फंस जाएंगे, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ चेक कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 14 दूनी 28, ठीक है दोस्त 2 और 4 5 70 और 2 72, ये 4 उधर घट जाएगा तो ये 28 की जगह 24 हो जाएगा, ठीक है दोस्त, टिक मारेंगे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एग्जाम में क्या ये सब आपको लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया दोस्त। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपके दिमाग में एक चीज क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए दोस्त, ये इसको बनाने के लिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तभी ये हमारा ये बनता है प्लस ये बनता है, इतना बनता है, ठीक है दोस्त। यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स, सॉरी एक्स की पावर 5 प्लस 1/एक्स की पावर 5, एक ये बनता है और दूसरा एक्स प्लस 1/एक्स बनता है, ठीक है मेरे भाई, इतना बनता है। तो अब हमको जब इतना पता चल गया तो हम तुरंत क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, स्क्वायर वाले का क्यूब वाले का। हमको पता है इसका स्क्वायर वाले की वैल्यू कितनी आती है के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 16 माइनस 2 14, इधर 14 लिखेंगे, और इसकी पता के क्यूब माइनस 3k, यानी कि 4 का क्यूब 64 माइनस 12 यानी कि 52, डायरेक्ट हम ये इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है दोस्त। और अगली लाइन में क्या लिख देंगे, इसका आंसर, यानी कि 2 लाइन में आपको आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार 15 फल खरीद रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है जल्दी फास्ट जो है सॉल्व करने का उसका लॉजिक हमको समझना है, ठीक है मेरे भाई, इसको जरा ध्यान से समझना है आपको। एक बार जो है 140 रुपये में 15 फल खरीद रहा है, ठीक है दोस्त, फिर दूसरी बार जो है 120 रुपये में 10 फल खरीद रहा है, ठीक है दोस्त। तो हमको क्या करना होता है कि इनका एलसीएम लेके ऐसे नंबर से उतने ही फल दोनों बार में जो है उतनी ही क्वांटिटी में बराबर क्वांटिटी में जो है फलों को खरीदना होता है, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि पहली बार में 15 खरीद रहा है और दूसरी बार में 10 खरीद रहा है, तो हम कुछ ऐसे नंबर ले लें, ठीक है, उतना का हमको रेट पता चल जाए। जैसे 15 और 10 का एलसीएम हमको पता चल गया कितना होता है 30, ठीक है मेरे भाई। तो 15 और 30 का एलसीएम हमको पता चल गया 30 होता है, तो हम 30 फल दोनों बार में जो है खरीद लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसे 140 रुपये में 15 फल खरीद रहा है तो 30 फल कितने में खरीदेगा, 140 का दुगना हो जाएगा, 15 का दुगना हुआ तो 140 का भी दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280। यानी कि हमको पता चल गया दोस्त कि 280 रुपये में कितने फल खरीद रहा है 30, ये पहली बार की बात है। फिर 120 रुपये में 10 फल खरीद रहा है तो 30 फल कितने में खरीदेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 120 यानी बाढ़ते हैं 36, 360 रुपये में, ये दूसरी बार में खरीद रहा है, ठीक है मेरे भाई। एक बार उसने 30 फल खरीदे कितने के 280 रुपये में, ठीक है दोस्त, और दूसरी बार 30 फल खरीदे उसने कितने में 360 रुपये में, यानी कि टोटल फल कितने खरीदे उसने 60, और टोटल अमाउंट कितना जो है इन्वेस्ट किया ये 36 और 28 कितना हो जाएगा 30 30 60 64 64 640 रुपये, ठीक है दोस्त। यानी कि 60 फल खरीदे उसने 640 रुपये में, ठीक है मेरे भाई। तो
अब देखिए 60 फल उसने 640, फिर से हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। उसने बेचा कितने में, करा कि यदि सभी फलों को प्रति दर्जन के हिसाब से 132 रुपये में बेचा जाए, ठीक है, 132 रुपये में एक दर्जन। खरीदा तो उसने 60 फल है, 60 फल में कितना होता है हमारा 12 दर्जन, सॉरी 5 दर्जन, 12 पंचे 60, यानी 5 दर्जन वो कितने में खरीद रहा है 640 रुपये में। और यहाँ पे बता रहा है कि दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, एक दर्जन 132 में बेच रहा है। तो यहाँ पे एक दर्जन का अगर हम खरीदने वाला रेट पता करेंगे, एक दर्जन कितने में खरीदा है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्त। एक दर्जन का पता चल जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, तो इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हमको पता चल गया कि 6 का नम 6, 6 दूनी 12, सॉरी 5 का नम 5 और 5 दूनी 10 और 5 40, यानी कि दोस्त 140 रुपये में वो एक दर्जन फल खरीद रहा है। ये है दोस्त सीपी। ये क्या है, सीपी है 128 रुपये और बेच कितने में रहा है 132 रुपये में, ठीक है मेरे भाई। हमको पता चल गया कि एक दर्जन का जो है उसका कास्ट प्राइस कितना था 128 रुपये और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 132 रुपये। अब वो पूछा है कि कितना प्रॉफिट होगा, क्या कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रतिशत में निकालना है। तो दोस्त क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको कास्ट प्राइस पता हो और सेलिंग प्राइस पता हो तो क्या प्रतिशत लाभ नहीं निकाल सकते। देखिए SP माइनस CP कितना है 4 और 4/128, ठीक है दोस्त। क्या निकाल पाएंगे आप। अब देखिए इसका मतलब ये है हमको इसको सॉल्व थोड़ा सा जल्दी करना है, इसका सोल्यूशन जो है जल्दी निकालना है दोस्त। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन अगर पहले आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन नज़दीक दिया है कि दूर दूर दिया है, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन एक तो हमारा 2 3 4 ये दोस्त लगभग नज़दीक ही दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ा निकालना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन थोड़ा दूर दूर दे देता है तो आइडिया लग जाता है, ठीक है दोस्त। आप जो है अप्रॉक्सीमेशन भी अप्लाई करके जो निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है नज़दीक दिया है तो कोई बात नहीं, निकाल इससे सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो दोस्त ये हमारा क्या आ जाएगा, 4 का लाभ हो रहा है और किस पे हो रहा है 128 पे, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर से 4 काटेंगे 25 और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 8 32, यानी 25/8 दोस्त। तो 8 3 का 24, 3 सही 1/8% का, ठीक है दोस्त। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए एग्जाम में हमको लिखना कितना था, ये चीज़ तो मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए बता दी, ठीक है दोस्त। आपको डायरेक्ट क्या लिखना था कि 640 रुपये में 60 फल मिल रहे हैं, तो एक दर्जन 128 रुपये में मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। कैसे, अगर आप कैलकुलेशन तो इतना तो आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर छोटी छोटी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें अगर एक एक पॉइंट के लिए आप जो है पेन उठाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर जैसे उसने बताया था कि 15 फल एक बार में खरीद रहा है, एक बार में जो 10 फल खरीदा, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 15 और 10 का एलसीएम 30 फल दोनों बार खरीदवा देते हैं। तो एक बार में अगर 15 फल 140 में खरीदा है तो 30 फल कितने में हो जाएगा दोस्त 280 में। फिर दूसरी बार में 30 फल कितने में हो जाएगा 12 3 36 360 में। तो यानी कि फल हो गए 30 और 30 60 और रेट कितना हो गया 280 और 360, हमारा कितना हो गया 640। यानी कि हमको पता चल गया कि 60 फल, इतना तो आप डायरेक्ट लिखना ही पड़ेगा आपको कि 640 में 60 फल खरीद रहा है। तो अब यहाँ से एक दर्जन का पता कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 128 जो है 128 रुपये में एक दर्जन खरीद रहा है 128 रुपये में, बेच रहा है 132 रुपये में। परसेंटेज लाभ निकालना, यानी कि आपको लिखना सिर्फ और सिर्फ इतना था, ठीक है दोस्त, इतना लिखना था आपको। इसके बाद आंसर टिक करना था, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा वो सलूशन आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1 = 3 दिया हुआ है। दोस्त क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा -1, इसकी वैल्यू दे दी है दोस्त 3, ठीक है भाई। इसके बाद कह रहा है जो थीटा है हमारा ये 0 से 90 के बीच में है। थीटा है जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये 0 से 90 के बीच में, ठीक है दोस्त। ये कंडीशन दे रखा है उसने। अब इसके बाद बोला है हमको वैल्यू बताना है tan थीटा प्लस cosec थीटा की। tan थीटा प्लस cosec थीटा का हमको क्या पता करना है, मान, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं और सब तरीकों में जो है अलग अलग टाइम भी आएगा हमारा, ठीक है। कोई 5 सेकंड वाला तरीका है, कोई 10 सेकंड वाला, कोई 1 मिनट वाला भी तरीका है,
ठीक है दोस्त, लेकिन हमको अप्लाई वही करना जो मिनिमम टाइम ले। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसको देखें, अगर चाहे तो आप वैल्यू पुटिंग तो लगा नहीं सकते, क्योंकि जो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनमें से पहले तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रायंगल वाला सिस्टम जो है, इसको एक उसमें कन्वर्ट कर लें। ठीक है दोस्त, साइन कॉस या किसी उसमें एक जो है बना के, उसके बाद ट्रायंगल बना के उसकी सारी की वैल्यू जो है ABC की वैल्यू पता करके, इसके बाद फिर उनका मान रखें जो है, और इसके बाद पता करें कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है दोस्त, दूसरा तरीका हमारा क्या है, देखिए अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है दोस्त, ये हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा -1। 1 को हमको पता है कि 1 को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस के तरह में। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे -1 है, तो -1 को क्या लिखेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्त, ये ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, अगर ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे नीचे, ऊपर अगर 1 कर दें, यहाँ पे नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, ये सेक स्क्वायर थीटा का जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको बाद में निकलेंगे, ये 1 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा हमारा दोस्त क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपान, मैं लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें से जब सेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर ऐसे बन जाएगा, माइनस इसमें कॉस स्क्वायर थीटा है और ये सेक स्क्वायर थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, अब बराबर ये वैल्यू हमारी 3 के दे रखी। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्त, ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बना देगा 1, यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं दोस्त, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है दोस्त, ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वही चीज़ है, तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त 3। ठीक है भाई, क्या किसी भी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दोस्त अगर ध्यान से आप देखेंगे इसको, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू हमारा क्या होता है, अब जो है एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्त, तो वहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाता है हमारा tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना दिया हुआ है दोस्त 3। ठीक है भाई, तो इस tan थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा √3। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखिए, अगर आप इसको tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमसे पहले देख लेते पूछा क्या है, tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो tan थीटा की तो वैल्यू हमको पता चल गई, हमको कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। दोस्त अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा -3, और -3 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4/3, और अगर इसका रूट ले लेंगे तो √4/3। ठीक है दोस्त, ये हमको tan थीटा की वैल्यू पता चल गई और कॉसेक थीटा की वैल्यू पता चल गई। बस हमसे पूछा है ये tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा, tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इनको दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि √3 इधर कर दे रहे हैं, √3 प्लस 2/√3, ये 4 से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा हमारा 3, और 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्त 5/√3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन जो है 5/√3 में करके दिया है, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर नीचे। ठीक है दोस्त, परिमेयकरण कर दिया है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 5√3/3, इस फॉर्म में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी दिया हो हम बना लेंगे उसको। ठीक है दोस्त, तो देखिए ये आपको सारे के सारे स्टेप लिखने ही नहीं होते एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन जो है आपको दिमाग में करना होता है, मैं तो एक एक चीज़ आपको लिख के बता दिया हूँ। ठीक है दोस्त, ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना आधी चीज़ें जो है एग्जाम में आपको दिमाग में ही करनी होती है। ठीक है मेरे भाई, तभी आप जो कैलकुलेशन में टाइम बचा पाएंगे।
ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त सेम इसी पैटर्न में क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट और जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझना है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। कह रहा है एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं, पी और क्यू सीधी रेखा एक्स वाई को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्त, एक्स वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं, हमने मान लिया ये x है और ये y है। ठीक है दोस्त, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, x और y दो बिंदु हो गए। इसके बाद कह रहा है p और q सीधी रेखा x y को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। हमने मान लिया इस तरीके से p और q हो गए, ये p हो गया और ये q हो गया, ये 3 बराबर भागों में जो है काट रहे हैं। ठीक है दोस्त, क्या किसी भी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला। अब इसके बाद कह रहा है नदी एक्स वाई के समांतर बहती है। ठीक है दोस्त, ये एक्स वाई के समांतर यानी नदी इस तरीके से बह रही है हमारी। ठीक है दोस्त, ऐसे कुछ ये नदी बह रही है। ठीक है, और ये नदी के किनारे ये बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है दोस्त, ये हमारा ए है, एक्स है और ये वाई है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये डायग्राम समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है आपको। ठीक है दोस्त, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने में जो है आपको सारा कंसंट्रेशन जो है, जब भी क्वेश्चन पढ़े तो उसमें सारा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ें। ठीक है दोस्त, ताकि एक बार में पकड़ में आ जाए। अगर एक बार में नहीं पकड़ पाएंगे फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेंदी क्वेश्चन अगर बड़ा क्वेश्चन है 2 बार पढ़ दिए ना, आपको जो 10 सेकंड इसी में 15 सेकंड का टाइम चला जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि क्वेश्चन एक बार में पकड़ में आ जाए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है दोस्त, देखिए अब उसने बोला कि एक्स वाई जो है नदी किनारे दो बिंदु हैं और P और Q उनको 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी कि ये वाली डिस्टेंस बराबर है इस वाली डिस्टेंस के और बराबर है इस वाली डिस्टेंस के, ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। अब दोस्त उसने आगे कह रहा है और किसी नाव द्वारा x से q तक और y से q तक की यात्रा करने में लगने वाला समय का अनुपात 4:5 है। x से q तक और y से q तक, x से q तक अगर जाएंगे ठीक है तो ये 2 गुना डिस्टेंस हो गई, और y से q तक आएंगे तो 1 गुना डिस्टेंस हो गई। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो दिया है उसने x से q तक और y से, एक एक पॉइंट मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, q तक का जो टाइम का अनुपात दिया हो दोस्त वो 4:5 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, ये टाइम की बात कर रहे हैं हम। टाइम का रेशियो है, ठीक है, x से q तक का और y से q तक का टाइम दिया हुआ है 4:5। अगर यहाँ पे इतनी और इतनी दूर की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी x से q तक की, इसको अलग लिख देते हैं, ये 2:1 के अनुपात में है कि नहीं, ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो गया। ठीक है दोस्त, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, 2:1 के अनुपात, क्यों, x से q तक ये 2 गुना है, ये तीनों पार्ट आपस में बराबर है तो x से q तक यानी कि 2 खंड जाना पड़ रहा है, 2 पार्ट जाना पड़ रहा है, और y से q तक 1 पार्ट जाना पड़ रहा है, यानी कि डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है दोस्त, 2:1 के अनुपात में आ रहा है, यानी कि x से q तक जाने में। तो दोस्त उसने एक चीज़ बताई है कि जो नदी है हमारी वो x y के समांतर बह रही है, यानी कि नदी x से y की तरफ बह रही है। ठीक है दोस्त, हम ऐसा मान लेते हैं, इधर भी हो सकती है, समांतर का मतलब यही नहीं कि दिशा उसने बता दी है। ठीक है दोस्त, अब तो हमने मान लिया कि नदी एक इस तरफ किसी तरफ तो बह ही रही होगी, तो नदी अगर इस तरफ बह रही तो जब इस तरफ जाएगा तब उसकी चाल क्या हो जाएगी, नदी की चाल प्लस नाव की चाल। ठीक है दोस्त, यानी कि हमने मान लिया कि अगर इसकी चाल हम मान लेते हैं, सपोज एक्स वाई तो दिया हुआ है, हम ए भी मान लेते हैं, नदी की चाल हम मान लिया ए और नाव की चाल बी मान, तो इधर से इधर जाने में, यहाँ तक जाने में चाल ये हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ आने में चाल क्या हो जाएगी दोस्त, ए माइनस बी, धारा के विपरीत हो जाएगी। ठीक है दोस्त, क्या किसी भाई कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त जब उसने बताया है कि x से q तक का समय हमारा 4:5 दिया है, x से q तक का समय 4 है और y से q तक का समय 5 है, तो अगर x से q तक का समय 4 है तो x से p तक का समय कितना हो जाएगा दोस्त, इस 4 का आधा हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर यहाँ से यहाँ तक 4 टाइम ले रहा है, 4 यूनिट का टाइम लग रहा है, तो इसका आधा जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 यूनिट का। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को आपने, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग जाएगा, इसका आधा 2 यूनिट का। यानी कि अगर हम बात करें x से p तक,
एक्स से पी तक की बात करें टाइम की, एक्स से पी तक टाइम कितना लग जाएगा दोस्तों, उसको 4 की जगह कितना लग जाएगा 2 यूनिट का। ठीक है भाई, क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक्स से पी तक जो है जब धारा की दिशा में जा रहा है उतनी डिस्टेंस तो बराबर है हमारी, ठीक है, तीनों पार्ट्स बराबर है, ये आपस में बराबर हैं, 3 बराबर खंडों में जो है बांटती है पी और क्यू। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस धारा की दिशा में जा रहा है, एक बार इधर धारा की दिशा में जा रहा है, इधर धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है, तो धारा की दिशा में जाने में जो टाइम लग रहा है वो 2 यूनिट का टाइम लग रहा है, और धारा की विपरीत दिशा में जो टाइम लग रहा है उतनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, तो धारा की विपरीत दिशा में जो टाइम लग रहा है दोस्त वो कितना लग रहा है 5 यूनिट का। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। यानी कि धारा की दिशा में जाने में टाइम कितना लग रहा है 2 यूनिट का, और धारा की विपरीत दिशा में जाने में टाइम कितना लग रहा है 5 यूनिट का। तो दोस्त ये अगर टाइम का रेशियो है तो स्पीड की अगर बात करेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा एक्स से पी और वाई से क्यू तक का कितना हो जाएगा दोस्त 5:2। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस अगर सेम डिस्टेंस की बात की जाए तो हमारा जो चाल और समय का अनुपात होता है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए दोस्त। तो देखिए स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 5:2। इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन अगर लॉजिक बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अगर आप लॉजिक नहीं समझ पाएंगे तो जो है इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्त, हो सकता है आप 10-15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड बर्बाद भी कर दें, उसके बाद आपको छोड़ना भी पड़ जाए। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। ये पैटर्न अब जो है लागू भी हो जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्त, हर एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो अब उसने बोला हमको पता चल गया कि एक्स से पी तक यहाँ तक जाने का समय, जाने में कितना जाने वाली चाल और आने वाली चाल दोनों का रेशियो हमको पता चल गया। तो अब जाने वाली चाल की अगर बात करें दोस्त, एक्स से पी तक जाने में कितना चाहे उसकी चाल क्या होगी, यानी धारा की दिशा की चाल होगी, कितनी हो जाएगी A+B और रेशियो, और ये धारा की विपरीत वाली चाल हो गई A-B। ठीक है भाई, क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। अब दोस्त हमको देखना ही है, हमको पता चल गया कि धारा की दिशा में जो उसकी चाल है और धारा की जो विपरीत दिशा में उसकी चाल है उसका रेशियो पता चल गया। अब कुछ भी पूछेगा बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या करना था, डायरेक्ट ये सब चीज़ें कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको अगर प्रैक्टिस है तो आपको डायरेक्ट ये डायग्राम बनाना था। ठीक है दोस्त, ये डायग्राम बनाने के बाद सीधे और सीधे ये 2 रेशियो लिखने थे आपको। ठीक है, और अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इस रेशियो पे आ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही जो है फील होने लगेगा कि नहीं हाँ इस पे आ सकते कि नहीं आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये फर्जी बात की जा रही है। ठीक है दोस्त, अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस जब कर लेंगे इस टाइप क्वेश्चन की, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्वेश्चन को समझने की जो है क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपकी आधी चीज़ें तो दिमाग में फिगर बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे फिगर बनाएंगे डायरेक्ट आप इस मुद्दे पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, अब जब ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा तो इसके बाद कुछ भी पूछेगा आप निकाल लेंगे। अब देखिए पूछ क्या रहा है इसमें, क्या रहा है, कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल। देखिए क्वेश्चन समझना है, धारा की दिशा में नाव की चाल पूछा है और केवल नदी की चाल पूछा है। ठीक है दोस्त, नहीं यही पूछा है ना, धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल के अनुपात। अब देखिए यहाँ पे हमको धारा की दिशा में दोनों की चाल पता है, यहाँ पे धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में दोनों की चाल पता है। दोस्त ये इसको पता होगा आपको, जब कंपाउंड डिवाइडेड लगाते हैं इसमें तो ये क्या आ जाता है हमारा A/B हमारा क्या आ जाता है 7:3। यानी कि हमको पता है दोस्त नाव की चाल कितनी है 7 यूनिट और धारा की चाल कितनी है 3 यूनिट। ठीक है दोस्त, अब उसने पूछा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल है 7 और धारा की चाल है 3, तो नाव की चाल धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी दोस्त 7 और 3 10, और धारा की चाल तो 3 है ये। यानी कि जो रेशियो हमसे पूछ रहा है वो क्या होगा दोस्त 10:3। ठीक है दोस्त, क्या बात आपको समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सोल्यूशन। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी दिखे तो यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। ठीक है मेरे भाई, और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है, तभी आप ये क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शानदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्त, तो ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है कंटिन्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे सेशन, क्योंकि अगले वाले एग्जाम में जो भी एग्जाम होने वाले हैं आपके, अगर CBT 2 लगा हुआ है, ग्रुप D लगा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने हैं 100%। ठीक है दोस्त, वैल्यू बदल सकती हैं लेकिन जो है कॉन्सेप्ट नहीं बदलना। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।